हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं मतलब पार्ट 2 बना रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर का। चैप्टर 1 जो है क्लास 11th का, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 में अब जो टॉपिक आ रहा है वो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। तो सबसे पहले एक ओवर व्यू लेते हैं, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक इंडिविजुअल से रिलेट होता है। सबसे इजी सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक इंडिविजुअल पे फोकस करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो पूरी इकोनॉमी में या फिर सारे इंडिविजुअल्स एज अ होल, मतलब एग्रीगेट इकोनॉमी पूरी या फिर एग्रीगेट, मतलब सेम है, वन एंड द सेम थिंग, पूरी इकोनॉमी में फोकस करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो इंडिविजुअल पे फोकस करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी में या फिर सारे ऑल द इंडिविजुअल्स, मतलब एग्रीगेट यूनिट्स पे फोकस करेगा। ठीक है, अब इसके टूल जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल है वो होता है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, मतलब एक अकेले की क्या डिमांड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये फोकस होता है कि एक सिंगल पर्सन, एक इंडिविजुअल की क्या डिमांड है और वो डिमांड सप्लाई से compete कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इंडिविजुअल को प्रॉपर सप्लाई मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड देखना है और पूरी इकोनॉमी की सप्लाई देखता है। ठीक है, मतलब ये है कि पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड है क्या वो डिमांड मतलब पूरी हो पा रही है, सप्लाई से कोप अप कर पा रही है या नहीं कर पा रही। ठीक है, और इसका जो है ये किस चीज़ पे फोकस करता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। मतलब होता है, देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंडिविजुअल, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। ठीक है, अब आप एक इंडिविजुअल हो, अभी मान लो कल तक सेब एप्पल 100 रुपीज़ के जी, तो देखो एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे पता भी नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो 100 रुपीज़ से सपोज 100 रुपीज़ के जी के एप्पल से कल, ठीक है, आपने कल लिए, वो खत्म हो गए या सड़ गए, जो भी हुआ, एनी रीजन, आप आज दोबारा लेने गए तो एकदम से हो गए एप्पल का प्राइस जो 120 हो गया, 20 रुपये महंगा हो गया। तो आप ये सोचोगे यार कि प्राइस जो है कमोडिटी का, कमोडिटी हाँ एप्पल, प्राइस उसका जो है वो रेज हुआ, ये नहीं मतलब वहाँ ये सोचोगे क्या, अरे 120 क्यों ले रहे हो यार भैया, 180 ले लो, 200 ले लो, 200, 250, 500 ले लो, इकोनॉमी में इतनी मतलब कम एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ये थोड़ी सोचते हो। कितने लोग बेरोजगार है ये थोड़ी सोचते हैं। आपको क्या काम है, आपको सिर्फ अपने से काम है, ये नहीं है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्या है, इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है नहीं हो रही, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको ऐसा क्या मतलब है, इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल प्राइस, मतलब इंडिविजुअल से मतलब है कि यार मेरे लिए प्राइस इतना हाई हो गया है, ये रोज मतलब बढ़ता जाएगा, महंगाई हो रही है, 100 से 120 हो गया, कल आया मैं 150, 150 हुआ, तो आप इंडिविजुअल से देखोगे, आपको इकोनॉमी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी होता है, लेवल ऑफ स्टडी होता है, प्राइस होता है ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस क्या है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक इंडिविजुअल के लिए क्या क्या मतलब होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, यही सब है ना। तो एक मतलब इन सब में बेसिक स्टडी होता है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो डील किस में कर रहा है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इन सब से। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डील करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन भी एनालाइज किया जाता है। एक और चीज़ लिख दो, इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन भी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी, बट वो इकोनॉमी इन्फ्लेशन देखा जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखा जाता। ठीक है, वहाँ पूरी इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी होती है। सीधी भाषा में समझो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद इंडिविजुअल डिमांड्स एंड सप्लाई एंड ऑल, मतलब डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स that deals with aggregate demand, aggregate supply, aggregate consumption, or it deals with economy as a whole, economic matters as a whole। ठीक है, अब आओ फोर्थ पॉइंट में, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है और मैक्रो में देखा जाता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन।
अब ये क्या है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब हो गया कि इसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें दिख जाती हैं, बहुत मतलब डाइवर्सिफाइड नहीं है। आप खुद ही सोचो, जब एक इंडिविजुअल के ऊपर रिसर्च करोगे और जब एक इकोनॉमी के ऊपर रिसर्च करोगे तो ऑब्वियसली है आपको कम रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, कम डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब आपको बहुत एक लिमिटेड चीज़ें ही नोटिस करनी पड़ेगी इंडिविजुअल में। इकोनॉमी में ज़्यादा देखना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है, इंडिविजुअल का क्या है वो तो मतलब हो सकता है जल्दी, तो लिमिटेड होता है, ठीक है। कि चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो इसमें बहुत लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। और सेम मतलब सेम नहीं, सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी के लिए डील होती है, पूरी इकोनॉमी एज अ होल के लिए डील करता है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है क्योंकि हमें पूरी इकोनॉमी को साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हियर कम्स इज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट माने जाते हैं? वही मैंने आपको बताया अभी कि आप कल एक एप्पल खरीदने गए थे, मतलब कल 1 kg एप्पल आपने खरीदा 100 रुपीज़ में, आज आप खरीद रहे हो 120 रुपीज़ में। तो यहाँ पे आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना है और इनकम कितनी जनरेट हो रही है इकोनॉमी में। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ मैटर करता है आपके इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है। कहीं पे भी हो इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा कॉमन है इकोनॉमिक्स में। इट रिफर्स टू सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ अ पर्सन, या फिर जिधर भी यूज हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना देखोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, दे आर कांस्टेंट फॉर यू, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड कांस्टेंट, ठीक है। अब मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इंडिविजुअल क्या कर रहा है, उसको फ़र्क पड़ता है कि पूरी इकोनॉमी में क्या हो रहा है। ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी का एनालिसिस करने के लिए उसे इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में जानना पड़ता है, ऑब्वियसली माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके जो वेरिएबल्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं, वो कांस्टेंट नहीं है उनके लिए। दे मैक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इट इज़ मतलब ऑब्वियस कि अगर एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी नहीं होगी तो पूरी इकोनॉमी कैसे हो पाएगी, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ इंडिविजुअल है, पूरी इकोनॉमी के सारे इंडिविजुअल्स को आप कलेक्ट करोगे तो ही तो इकोनॉमी बन पाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली इट इज मतलब kept in mind obviously, but इसके जो variables है they are considered as constant, ठीक है। next thing is microeconomics is also known as price theory and macroeconomics is also known as income and employment theory। इसका क्या मतलब है? तो इसका देखो ये सिंपल सी बात है, प्राइस थ्योरी इसलिए होता है क्यों, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल से डील करता है, तो इंडिविजुअल को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकम क्या है इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट क्या है, उससे सिर्फ इससे मतलब है प्राइस क्या है कमोडिटी की, वो कितना अफोर्ड करेगा कितना नहीं करेगा, तो इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी। और ये जो है ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है क्योंकि इससे एक इंडिविजुअल प्राइस से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, इन्फ्लेशन से मतलब होता है, इन्फ्लेशन से मतलब होता है, बट इंडिविजुअल प्राइस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूरी इकोनॉमी देखता है, तो ये देखता है इकोनॉमी में इनकम लेवल क्या है, एवरेज इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी देखता है, एम्प्लॉयमेंट देखता है कि यार मेरी इकोनॉमी में मान लो 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है। अच्छा, मैं अपनी क्लासेस में बीच बीच में आप लोगों को डेटा दूंगा अलग अलग, तो उसे ज़रूर नोट करना, मतलब एग्ज़ाम में जो लिखोगे ना उन्हें, तो मतलब एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जो चेकिंग करते हैं टीचर्स, उनके मतलब एक अलग सा अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है, तो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, हाँ ये डेटा देने वाला था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है इकोनॉमी के लिए। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो होता है इकोनॉमी के लिए वो कंसिडर किया जाता है 96%। मान लो आपकी इकोनॉमी में इमेजिनरी एक, मान लो एक इमेजिनरी इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें 100 people are there इन एन इकोनॉमी,
तो अगर उसमें 96 लोग एम्प्लॉयड है, इट इज कंसिडर्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्यों? क्योंकि 4 लोग ऐसे माने जाते हैं इकोनॉमी में, 100 हर मतलब आउट ऑफ 100 4 लोग ऐसे माने जाते हैं, जैसे मान लो 100 की ही इकोनॉमी है, 96 है एम्प्लॉयड, तो 4 जो बचे हैं उनको इसलिए कंसिडर्ड नहीं कर रहे हैं। क्यों? कुछ लोग होते हैं जो अपने मन से बेरोजगार होते हैं, मतलब ठीक है यार नहीं करना काम, है ना, तो उन लोगों को वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इसलिए उनको हटा दो। 96% इज कंसिडर्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन एन इकोनॉमी। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है मैंने, इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट। माइक्रो इकोनॉमिक्स को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि इंडिविजुअल का इनकम क्या है, इंडिविजुअल का आउटपुट क्या है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये पूरे नेशन का इनकम देखता है और पूरे नेशन का आउटपुट देखता है कि नेशनल इनकम क्या है और नेशनल आउटपुट क्या है। ठीक है, तो इंडिविजुअल माइक्रो, माइक्रो समझ लो इंडिविजुअल जितने काम है माइक्रो, इकोनॉमी के जितने काम है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो जो है उनके जो वर्ड है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये टूल्स हो गए। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये टूल्स हो गए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं आपके बुक में, जैसे कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो एंड मैक्रो डिपेंड्स ऑन माइक्रो। तो ये इस तरह है भाई कि देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है मैक्रो पूरी इकोनॉमी में मतलब उस पर डिपेंड करती है। क्यों? जब इकोनॉमी में कोई इनकम जनरेशन नहीं होगा तो कोई भी मतलब इनकम जनरेशन नहीं हो रहा है तो आउटपुट भी नहीं होगा, और जब इकोनॉमी का कोई आउटपुट नहीं आएगा तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल को भी कुछ नहीं मिल पाएगा। और मैक्रो इस तरह माइक्रो पे डिपेंड करती है कि जब इंडिविजुअल की इनकम नहीं होगी तो इकोनॉमी में इनकम कैसे जनरेट होगी, इंडिविजुअल कमाएगा तभी तो इकोनॉमी में ऐड होगी इनकम। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो होते हैं भाई एक मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये तो बता दिया। इंडिपेंडेंट नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट। मतलब दोनों एक दूसरे की वजह से हैं कि मतलब अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मतलब अकेले अकेले भी काम कर सकते हैं, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब आता है एक और पॉइंट कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन दोनों में सुपीरियर कौन है? तो भैया इसमें सुपीरियर कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, अपनी अपनी प्लेस है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। इसमें ये नहीं है कि यार मैं बड़ा तू छोटा मैं बड़ा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों की अपनी एक पोजीशन है, अपनी एक वैल्यू है जो ये होल्ड करते हैं इकोनॉमी के लिए और इंडिविजुअल के लिए। तो ऑब्वियसली अब आता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ओके, अच्छा ये अच्छी चीज़ है। सबसे पहले पैराडॉक्स का मतलब बताऊँ मैं, छोड़ो लेट मी। हाँ, पैराडॉक्स का मतलब बताऊँ मैं, तो पैराडॉक्स होता है कि वन थिंग दैट इज एडवांटेजियस टू मी बट मतलब एट द सेम टाइम इट इज डिसएडवांटेजियस फॉर समवन एल्स। ठीक है, मतलब पैराडॉक्स मतलब हो गया जो मेरे लिए फायदा है वो सामने वाले के लिए घाटा हो सकता है। क्या हो रहा है? छोड़ो, जो मेरे लिए फायदा है वो सामने वाले के लिए भी घाटा हो सकता है, मतलब ये हो गया पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है कि जो मेरे लिए फायदा है वो आपके लिए घाटा है, या जो आपके लिए फायदा है वो मेरे लिए घाटा है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स में क्या कर सकते हैं? देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो माना जाता है कि इंसान जितनी सेविंग करता है इंडिविजुअल उतनी सेविंग जितनी सेविंग करता है उतना उसके लिए अच्छा है। ठीक है, अब इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेविंग इज़ बहुत अच्छी, मतलब सेविंग इज़ वेरी गुड। सेविंग करना इज़ लाइक मतलब बून, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, मतलब एकदम, है ना, सेविंग कर ली तो। बट अगर सब लोग पूरी मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर पूरी इकोनॉमी के इंडिविजुअल सेविंग करते रहे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब आएंगे तो सेविंग का करेंगे क्या? क्यों? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगर बेसिस में देखा जाए तो सेविंग इज़ नॉट दैट एडवांटेजियस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो कहा जाता है भैया इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इनकम जनरेट होगी कहीं ना कहीं, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेविंग इज कंसिडर्ड एज डिसएडवांटेज, वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेविंग इज कंसिडर्ड वेरी एडवांटेजियस कि भाई सेविंग कर ली अब तो क्या ही प्रॉब्लम है, अब तो दुनिया मेरी, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यार सेविंग तो सब कर ही रहे हैं, अब दुनिया कैसे होगी मेरी, दुनिया तो तबाही हो रही है सेविंग करने से करना। ठीक है, तो ये चीज़ है जो माइक्रो के लिए बेनिफिशियल है वो मैक्रो के लिए नहीं है, ऐसा भी होता है। और कुछ चीज़ें होती है जो मैक्रो के लिए बेनिफिशियल है वो माइक्रो के लिए नहीं है, है ना।
तो अब जैसे मैक्रो के लिए है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर पूरी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा है कि इनकम जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है। अब वही माइक्रो में बात करें, भाई कंज्यूम ज़्यादा कर रहा हूँ, मेरी 100 रुपये की इनकम है, 100 रुपीज़ इज़ माई इनकम, मैंने 120 कंज्यूम कर लिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए बहुत अच्छी बात है यार, 120 हो गई कंजम्पशन, अच्छा हो गया ना, बढ़ गया। इसके लिए तो हो गया ना कि मैं 20 रुपये के लोन में चल रहा हूँ, आई एम इन 20 रुपीज़ का डेप्ट है ना, 20% नहीं 20 रुपीज़ का डेप्ट, तो इसके लिए तो मुश्किल हो गया ना, इसके लिए डिसएडवांटेज हो गया, इसलिए एडवांटेज हो गया। तो ये चीज़ है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स की, जो एक चीज़ के लिए, जो एक इकोनॉमिक्स के लिए, एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो के लिए जो एडवांटेजेस है, मे बी वो मैक्रो के लिए डिसएडवांटेजेस हो, और जो मैक्रो के लिए एडवांटेज है वो मे बी माइक्रो के लिए एडवांटेज ना हो, डिसएडवांटेज हो, ठीक है। अब नीड फॉर सेपरेट थियोरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पॉइंट है, और मैं देख रहा हूँ, तो नीड फॉर सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इसलिए मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग से इसलिए ज़रूरत थी, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं थी, वो बाद में आई है, सबसे पहले माइक्रो थी, उसके बाद मैक्रो आई है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड इसलिए थी क्योंकि माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल के लिए डील करता है ना, तो इंडिविजुअल डीलिंग करता है माइक्रो, तो उस वजह से क्या हो रहा था, पूरी इकोनॉमी के लिए जब स्टडी कर रहे थे हम लोग, तो बहुत इश्यूज आ रहे थे, बहुत सारे मतलब हिंड्रेंस थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बना दी, ताकि पूरी इकोनॉमी का एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को उतनी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जितनी हम लोग पहले कर रहे थे माइक्रो की वजह से। मतलब माइक्रो इज़ वेरी गुड, बट हम लोग को पूरी इकोनॉमी जब एनालाइज करनी पड़ती थी, और माइक्रो ही एग्जिस्ट करती थी उस समय, मैक्रो नहीं कर रही थी, तो इंडिविजुअल के डेटा से पूरी इकोनॉमी का अंदाज़ा लगाना वॉज प्रिटी हार्ड, मतलब वॉज सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, है ना। तो उसके लिए मैक्रो की बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के होने से क्या है, आप पूरी इकोनॉमी को एक ईजी वे में एनालाइज कर सकते हो, एक ईजी वे में आप मतलब समझ सकते हो कि पूरी इकोनॉमी क्या है, ठीक है। आपको सिर्फ इंडिविजुअल का डेटा देंगे तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस, बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगा, काफ़ी हिंड्रेंस भी हो सकते हैं, कोई मतलब फिक्स नहीं है कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूरी इकोनॉमी स्टडी अच्छे से प्रॉपर एग्जैक्टली सही से कर लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉसिबल है क्योंकि ये इकोनॉमी से ही डील कर रहा है, सो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की नीड समझी गई थी इकोनॉमी में। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू से कि अब चूंकि 11th-12th है, एनसीईआरटीज़ बहुत कम यूज़ होती हैं, मतलब यूज़ करनी चाहिए क्योंकि बेसिक्स वहीं होते हैं, बट सब लोग अदर राइटर्स ही यूज़ करते हैं, इनफैक्ट करनी ही चाहिए क्योंकि डेप्थ नॉलेज ज़्यादा मिलता है, इन डेप्थ नॉलेज मिलती है। तो मैं जो राइटर यूज़ कर रहा हूँ, मे बी वो आप यूज़ ना कर रहे हो, आप लोग की बुक्स में कुछ थोड़ा बहुत अलग हो, मतलब सेम ही है वैसे, मतलब जो है वो सेम रहेगा, बट कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है कंटेंट, इट्स नॉट कंपलसरी कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखाओ, बट सही है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, और वन मोर थिंग इज़ कि अगर ऐसा कुछ कंटेंट है या ऐसा कोई पार्ट है या ऐसा कोई हेडिंग है जो मैं मिस कर रहा हूँ, या ऐसा कोई पॉइंट है जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बुक में लिखा है, तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ मैं ऑलवेज, तो उसमें आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑब्वियसली उसको नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अगर इस चैप्टर के तब तक सारे पार्ट बन चुके होंगे जब तक आप देख रहे होगे, तो एक स्पेशल वीडियो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बना दूँ। सो मतलब ये है ना कि मेरा राइटर कोई और है, मैं जिसे यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ संदीप गर्ग, 11th के लिए संदीप गर्ग यूज़ कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, और 12th आई थिंक सो कोई पूनम करके कुछ है शायद, वट एवर, मतलब बता दूंगा 12th का राइटर, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट 12th ऑथर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑथर को। तो 11th का तो मैं यार ये यूज़ करता हूँ, बिकॉज संदीप गर्ग है ना, ये 11th की यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों संदीप गर्ग की यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और बिजनेस स्टडीज़ आई थिंक सो शायद पूनम गांधी है, मैं उसका 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसका बता दूंगा। तो अगर आप कोई और राइटर की बुक यूज़ कर रहे हो या कोई और ऑथर की बुक यूज़ कर रहे हो, उसमें कुछ अलग कुछ एक्स्ट्रा लिखा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम कर दो, मैं उसके अलग वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर एक कोई पार्ट बाकी होगा उसी में ही कंसिडर करूँगा, ओके। सो अब आता है सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी।
तो सेंट्रल जो मतलब प्रॉब्लम होती है अभी आप लोग के कोर्स में, वैसे तो देखो दो, इसके अलावा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अलावा दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो अभी कोर्स में नहीं है, 12th में भी आई थिंक सो वो नहीं आएगी। और अगर मतलब अपडेट हुआ कोर्स आ गई तो मैं तब समझा दूंगा जब आएगी। अभी इतना है आप लोग के कोर्स में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है, अभी मतलब पहले ही पता था, मतलब पार्ट 1 में मैंने समझाया है कि रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स हैं और नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और गुड्स का जो है वो चॉइस भी अलग अलग होता है, सब में चॉइस होता है, तो हम लोग वो करते हैं जो प्रायोरिटाइज हो, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, चूंकि हम लोग के रिसोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है इकोनॉमी में और हम लोग की नीड्स होती हैं ज़्यादा, तो हम लोग रिसोर्सेज को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। एलोकेट मतलब हम लोग चूज करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, कितनी यूज़ करनी है, हर चीज़ मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फरवरी के आसपास में बजट बन जाता है लगभग इकोनॉमीज में, है ना। इंडियन इकोनॉमी में फरवरी के आसपास में बजट बनता है, फरवरी लास्ट में भी, और वो इम्प्लीमेंट होता है, मे भी नहीं, फरवरी लास्ट में बन जाता है, और वो इम्प्लीमेंट होता है हम लोग का जब न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल में, ठीक है। तो बजट क्या होता है कि मतलब जो टोटल है इकोनॉमी में पैसा उसको एलोकेट करते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री में इतना, और ये मेडिकल इंडस्ट्री में इतना, और चीज़ों में इतना, यहाँ इतना, डिफेंस में इतना, यहाँ उतना, मतलब एलोकेट कर दिया कि फंड्स तो लिमिटेड है ना, अब हर चीज़ में देना है, मतलब हर चीज़ करनी पड़ती है। लोन वेवर्स होते हैं खूब सारे, वो सब ये आगे कंसेप्ट आएंगे लोन वेवर वगैरह भी, तो आप लोग को पता लग गया तब क्या होता है। फिलहाल मतलब एक मतलब रिलेटेबल एग्जांपल दूं तो, एक देखो लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड है इंडिया में, ठीक है। हम लोग अब जो गोल्ड ज्वेलर्स होते हैं वो लोग गोल्ड मतलब लाते हैं, मतलब जो बनाते हैं ज्वेलरी, हम लोग गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं, वो गोल्ड लाते हैं, उसके बाद एलोकेट करते हैं कि कितने गोल्ड का हम लोग को ईयरिंग्स बनाने हैं, कितने के नेकलेस बनाने हैं, कितने की हम लोग को अंगूठी एंड ऑल ये सब बनाना है, स्टफ एंड ऑल, है ना। तो हम लोग एलोकेट करते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के 3 पार्ट होते हैं, ये देखो यहाँ लिखा है मैंने। एक तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, एक हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, एक हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, एक हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये जो 3 कंसेप्ट है, देखो सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस करना क्या है, कि हम लोग चूज करते हैं कि जैसे हम लोग के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड है, तो हम लोग को प्रोड्यूस क्या करना है, मतलब कितने ईयरिंग्स बनाने हैं, कितने नेकलेस बनाने हैं एंड ऑल, है ना। ये हो गया एग्जांपल उसका व्हाट टू प्रोड्यूस का, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हो गया मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। 2 होते हैं मेथड्स, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, लेबर इंटेंसिव मेथड ऐसा नहीं होता कि उसमें कैपिटल या मशीन, कैपिटल इंटेंसिव यहाँ पे होता है मशीनरी जो काम करती है, लेबर जिनमें कम इन्वॉल्व होता है। देखो लेबर इंटेंसिव काम है, इसका मतलब ये नहीं सारा काम लेबर से ही होगा, इसमें ये है कि मशीन्स भी यूज होंगी, बट मेजर जो काम है वो लेबर करेंगे हम लोग, ठीक है, वो हम लोग लेबर से कराएंगे मेजर काम, मशीनरी का इस्तेमाल कम करेंगे। और जो कैपिटल इंटेंसिव हुआ वो ये हुआ कि मेजर काम हम लोग कराएंगे लेबर, सॉरी मेजर काम कराएंगे कैपिटल मतलब मशीन से, ठीक है, लेबर लोग का रोल बहुत कम रहेगा। ऐसा नहीं होता किसी भी मेथड में कि लेबर इंटेंसिव है तो सिर्फ लेबर काम कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव है तो सिर्फ मशीनों से ही काम हो रहा है, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव में भी लेबर यूज होता है, लेबर इंटेंसिव में ही मशीन कहीं ना कहीं यूज होती है, बस द थिंग इज रेशियो ज़्यादा हो जाता है। लेबर इंटेंसिव मेथड जो है उनमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, कैपिटल इंटेंसिव जो है उसमें मशीनरी का, कैपिटल का ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो 2 मेथड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब ये कैसे चूज़ होता है, देखो गवर्नमेंट जो होती है, जो पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है, वो क्या होता है बेनिफिट के लिए खुद के मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो निकालना ही है, उन लोग को भी अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करने हैं, बट वो क्या मेनली इकोनॉमी में जो सिटीजन्स हैं उन लोग के पब्लिक प्रॉफिट के लिए काम करती है इंस्टेड ऑफ खुद के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो होती हैं खुद के लिए प्रॉफिट के लिए, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो जो पब्लिक कंपनीज होती हैं मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं हम लोगों के प्रॉफिट के लिए, पब्लिक के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और अगर लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो इकोनॉमी से एम्प्लॉयमेंट रेशियो इम्प्रूव होगा, ठीक है। इसलिए वो लोग लेबर इंटेंसिव ज़्यादा यूज करते हैं। अब आओ प्राइवेट फर्म्स में, तो वो एनालाइज करती हैं कि उनको कैपिटल इंटेंसिव सस्ता पड़ेगा
या लेबर इंटेंसिव सस्ता पड़ेगा। प्राइवेट फर्म्स हमेशा देखती है, चूज करती है, एक रिसर्च करती है इन दोनों में कि लेबर इंटेंसिव महंगा पड़ रहा है अगर उन लोगों को प्राइवेट फर्म्स को, तो वो कैपिटल इंटेंसिव के लिए जाएंगी, और अगर कैपिटल इंटेंसिव मेथड उन लोगों को महंगा पड़ता है तो दे विल गो फॉर लेबर इंटेंसिव मेथड। मतलब वो अपना एक इक्विलिब्रियम, अपना प्रॉफिट देखते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है। तो वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, क्यों? दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स, ओके, दे आर इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट एंड दे रन ऑन द प्रॉफिट, ओके, ठीक है। और मतलब वेलफेयर ऑब्वियसली उन्हें करना पड़ता है, ऐसा नहीं है प्राइवेट फर्म सिर्फ प्रॉफिट करती है, वेलफेयर उन्हें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये आगे आएगा, धीरे धीरे सब आएगा, अभी सिर्फ अब इतने में ही ध्यान दो जो है। तो थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखो कोई भी इकोनॉमी होती है, तीन मतलब एक ओवरऑल देखा जाए तो तीन तरह के कैटेगराइज होती हैं लोगों की, कैटेगरीज होती है लोगों की। पहला LIG, MIG, HIG। LIG हो गया लोअर इनकम ग्रुप, MIG हो गया मिडिल इनकम ग्रुप, HIG हो गया हायर इनकम ग्रुप। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में क्या होता है, 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज LIG, 50% of the population is MIG and 20% of population is HIG। इंडिया में ये है मतलब एक जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में LIG, MIG, HIG के बीच में। तो देखो जब कोई मार्केट में होता है, कोई कंपनी होती है, वो कुछ प्रोडक्शन करती है, वो एनालाइज करती है कि भाई LIG के लिए करना है, MIG के लिए करना है, HIG के लिए करना है। जैसे आपने देखा होगा होंडा जो कार्स प्रोड्यूस करते हैं, होंडा कार्स, वो लोग पहले सिर्फ HIG कार्स में ही डील करते थे। फिर उन्होंने देखा कि यार HIG में इतना उन लोग को नहीं आ रहा, तो उन्होंने MIG में भी खुद को शिफ्ट किया। होंडा ब्रियो एक मतलब मिनी कार है, वो उन्होंने लॉन्च की, तो वो MIG के लिए भी थी और HIG के लिए भी। तो वो क्या दोनों के लिए रन किया, क्यों? उनको क्या मेजर मार्केट कैप्चर करनी होती है, ठीक है। सारी कंपनी होती है मेजर मार्केट। अब जैसे टाटा है, टाटा की नैनो भी आती है, ठीक है, टाटा की सफारी भी आती है। टाटा नैनो कितनी 1.5 लाख समथिंग के आसपास में आती है, शायद 1.5-2 लाख में, है ना। और टाटा सफारी कितने की, वो उसका हाई टॉप मॉडल जो है 30 लाख के आसपास में आता है। तो वो क्या HIG में भी डील कर रहे हैं, MIG में भी कर रहे हैं, LIG में भी कर रहे हैं। 6-7 लाख कैटेगरी की भी कार है उन लोगों के पास, 1.5 लाख कैटेगरी की भी कार है, और बाकी 30 लाख कैटेगरी की भी कार है, ठीक है। तो अब मतलब इंडियन कंपनीज की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये LIG, MIG, HIG तीनों में डील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट कैप्चर करनी है। तो कोई भी जब फर्म मतलब काम करती है, प्रोडक्शन करती है, तो वो देखती है, एनालाइज करती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम बेनिफिट, या पब्लिक सेक्टर कर रही है, प्राइवेट सेक्टर करती है तो वो देखती है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम बेनिफिट। पब्लिक सेक्टर कंपनी करती है तो वो देखती है मोस्ट नीडी पीपल, या फिर जहाँ पे उनको ज़रूरत महसूस होती है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो LIG, MIG, HIG ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस में प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, ठीक है। हम लोग मतलब चूज करते हैं कि किसके लिए कितना प्रोड्यूस करना है, क्योंकि देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है और नीड सबको होती है। ऐसा नहीं है सिर्फ अमीर लोग की नीड होती है, बस ये है कि अमीर लोग की नीड ज़्यादा होती है, अलग तरह की होती है। मिडिल क्लास जो है उनकी थोड़ी अलग तरह की होती है और इनके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। LIG जो होती है इनकी नीड सबसे कम होती है और अलग तरह की होती है ना। तो ये होता है नीड के हिसाब से देखते हैं कि नीड कितनी है। प्राइवेट कंपनीज देखती हैं हम लोग को मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। जैसे उन्हें वो किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रही है जो HIG यूज़ नहीं करता, LIG यूज़ करता है, तो वो लोग वही प्रोड्यूस करेंगे ना जो मतलब कर रहा है यूज़। अगर उनको इस प्रोडक्ट में बेनिफिट है तो वो ऑब्वियसली वही प्रोड्यूस करेगी। तो मार्केट में जब भी प्रोडक्शन होता है तो तीनों के लिए होता है, LIG, MIG, HIG, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और नीड्स तीनों की हैं, तीनों की नीड सेटिस्फाई भी करनी है। क्यों? तीनों ही इकोनॉमी में है और मतलब सबका एक मतलब गवर्नमेंट भी ध्यान देती है कि सबकी नीड फुलफिल कर सके। अब वो बात अलग है कि अनलिमिटेड वांट्स है ह्यूमन की, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स के चलते नीड पूरी हो नहीं पाती हैं, बट फिर भी कोशिश यही करती है गवर्नमेंट कि नीड सबकी पूरी हो पाए, है ना।
तो आई थिंक सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसका एक पार्ट और बनेगा शायद, और मतलब एक पार्ट थ्योरी का और बनेगा और एक शायद बनेगा न्यूमेरिकल्स का, या कोशिश करूंगा थ्योरी वाले पार्ट में अगर हो सका इफ़ पॉसिबल तो जो एक आधा न्यूमेरिकल चार्ट वगैरह है 2-3 मतलब थोड़ी बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, वो सब भी कवर कर दूँ। अगर नहीं हुआ तो एक पार्ट उसका अलग बनेगा। तो टोटल शायद 2 या 3 वीडियो बनेंगे, और बस 2-3 वीडियो, क्योंकि एक तो हम लोग का वो भी चलेगा ना इकोनॉमिक टर्म्स का, तो एक वो अलग हटा दो, 1-2 वीडियो उसके अलावा बनेंगे, और उसको इंक्लूड करोगे तो शायद 2 या 3 वीडियो और बनेंगे, उतने में ये चैप्टर खत्म। वैसे अगर मतलब कोई डाउट है आप लोगों को तो इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम करो, है ना, नहीं तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना यार प्लीज़, सपोर्ट, है ना।